देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, नंबर with थ्री टाइप ऑफ थिंग्स। नोट करना बेटा, आप पेन पेन लेके बैठे हो, पलक, नोट करना। सबसे पहली चीज होती है प्रॉब्लम। क्या होती है प्रॉब्लम? प्रश्न क्या होता है जिसको हल किया जा सके, समथिंग दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। दूसरा क्या होता है? सजेशन। एक ऐसा माध्यम जो कि हल के काफी समीप है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और नियर टू दैट सॉल्यूशन, सजेशन। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। वन ऑफ द ऑप्टिमल सजेशन इज नोन एज सॉल्यूशन। एक ऐसा सुझाव जो कि काफी सटीकता से हल को प्रदर्शित कर रहा है। समझ आ गया? उदाहरण के तौर पर आप दोनों को जयपुर से दिल्ली आना है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों को जयपुर से दिल्ली आना है या बॉम्बे जाना है, तो आपका एक्चुअल टास्क ही प्रॉब्लम है। टास्क भी तो प्रॉब्लम ही होती है ना, जाना है। अब आप उसके लिए अलग अलग माध्यम ढूंढोगे। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज योर बाइक, सेकेंड इज कार, थर्ड इज बस, फोर्थ इज लग्जरी बस, फिफ्थ इज ट्रेन एंड सिक्स इज एरोप्लेन, सेवंथ इज चार्टेड प्लेन, और अगर और एडवांस हो गए तो खुद का ड्रोन, अपने ड्रोन से उड़कर पहुंच गए। क्लियर? अब इनमें से किसको आप चूज करोगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है? मैं भी पाथ पर नहीं जा रहा, पाथ पर नहीं जा रहा, कौन सा भी आप चूज करो, वो शॉर्टेस्ट ही ढूंढोगे आप, चलो मान लिया। बट विच वन इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन? ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? जिसको हल्का सा भी हिलाओगे तो आपका आंसर तो आएगा, बट आप वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिमल का मतलब होता है समय और धन का संतुलित उपयोग। समय और धन का संतुलित उपयोग। एक लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो भारत का नया संसद भवन बना है, 2008 में इस संसद भवन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी उस समय की सरकार के द्वारा। 3500 स्क्वायर मीटर में इसको बनना था और लागत थी उस समय 3300 करोड़ की। इसको बनाने में कुल खर्चा आया है इस समय 1200 करोड़ का। और एरिया कितना है? 65,000 स्क्वायर मीटर। उस समय कहता है 35,000 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे 65,000। समझ में आई बात आपको? उस समय टाइम लगना था 5 साल, बनकर तैयार हुआ है मात्र 38 महीने में। मतलब स्पेस लगभग डबल, टाइम लगभग आधे से भी कम, कॉस्ट वन फोर्थ से भी कम, वन थर्ड से भी कम। क्लियर हो गया आपको? तो
यदि आपके पास इस प्रकार से कोई भी मेथड है, तभी आप मार्केट में एक क्वालिफाइड इंजीनियर या डॉक्टर कहलाओगे। अब मैंने क्यों बोला सजेशन ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला ये सटीक सॉल्यूशन है। अब 4 पॉइंट और ध्यान रखो आप। सजेशन किस रूप में आती है? फर्स्ट होता है एक्सियोम, कोई भी कहावत। व्हाट इज एक्सियोम? भाई ऐसे कर दो हो जाएगा, ऐसे कर दो हो जाएगा। A statement in terms of solution given by any vague personality, axiom। ठीक है। The second part is the theoretical proof। theoretical proof theoretical proof में क्या किया आपने, कुछ तथ्यों को साथ लिया, कुछ फैक्ट्स को साथ लेकर उसको सॉल्व कर दिया। The third one is the conceptual proof। आपने सिद्धांतों को साथ लेकर प्रूव किया उसको। आपने सिद्धांतों को साथ लेकर प्रूव किया। फोर्थ क्या होता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब यदि उसको हर एक सिनेरियो में एक्सेप्ट कर लिया जाए, इट बिकम्स लॉ। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता दोनों से, आप दोनों 12th पास हो चुके हो, इसका इस प्रश्न का हल बहुत लोगों के पास नहीं मिलेगा, आप भले ही पता कर लेना। भारत की संविधान और भारत की न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? संविधान क्या है और भारत का कानून क्या है? हमसे ये तो कहा जाता है संविधान हमें ये कहता है, कानून हमें ये कहता है। डिफरेंस या संबंध आपस में क्या है? ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि मेरे से मेरे घर पर पूछा गया। मैं थोड़ा टाइम लिया इसके अंदर, ये नहीं कि इमीडिएटली आंसर दिया, कैलकुलेट करके बता दिया क्या, बहुत सिंपल था डिफरेंस इसके बीच में, लेकिन आप इसको पता कीजिएगा अपने सर्कल में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस और सिमिलरिटी बिटवीन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर जुडिशरी सिस्टम? तो अब पलक आप बताओ कि आपने जो मैंने आपसे कही थी बात अपने प्रोफेशन को लेकर, जो आप सोच रहे हो उस पर थोड़ा इन डेप्थ गए आप, कुछ पॉइंट्स लिखे? नहीं लिखे? बेटा एक बात मैं आपको आज ही बोल देता हूँ दोनों से ही, जो मैं आपको टास्क दूंगा छोटा ही दूंगा, वो अगली क्लास तक पूरा हो जाना चाहिए, वरना मैं फिर आपको लंबे समय तक टीच नहीं कर पाऊंगा। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है, स्कूल की तरह थ्योरेटिकली पढ़े और सो गए नहीं। ये मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि आप किसके बेटे हो किसकी बेटी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम गिविंग यू टाइम टू यू पीपल, बिकॉज आप देश का भविष्य हैं। मुझे आपके माता पिता से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपके भी क्लास में, इसलिए अल्टरनेट क्लास, रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहा, अल्टरनेट। आप 3 मेथड में आपको लेकर चलूंगा मैं। द फर्स्ट मेथड इज द लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग मेथड। अब मैं लर्निंग दे रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ मैं आपके साथ मैसेज, मैं कह रहा मैं मैसेजेस की, इंफॉर्मेशन की डिलीवरी कर रहा हूँ। ठीक है। इसका जस्ट नेक्स्ट फेज होगा टीचिंग मेथड। टीच करूंगा मैं आपको। टीच में क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली उसका सॉल्यूशन भी दूंगा।
पहले आपके अंदर से वो चीजों को निकाला जाएगा खोद कर, क्या है आपके पास। टीचिंग। टीचिंग के समय जब आप पहुंचोगे तो आपके जैसे कुछ स्टूडेंट्स और भी यहाँ पर आ चुके होंगे। आपको उनको लर्निंग मेथड देना है। ठीक है। नए स्टूडेंट्स को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं ही करूंगा, लेकिन जब हैंडल हो चुके होंगे, सेकंड फेज में जाएंगे, तो आप उनको हैंडल करोगे। आपकी आज की जो पोजीशन है, अगले महीने और 2 महीने के बाद वो पोजीशन थोड़ी बदल चुकी होगी, आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेवल पर आ चुके होगे। ठीक है। उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स आपके थ्रू या औरों के थ्रू जो मिलेंगे हमको, उनको आपको सेम मैथडोलॉजी से आगे बढ़ाना है। मैं अभी इसके लिए कोर्स भी डिजाइन कर रहा हूँ, बकायदा कोर्स होगा आप लोगों का। मैंने अभी आप बच्चों के लिए नहीं बनाया, मैंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए चल रहा है वो कोर्स। आप अगर देखना चाहो तो ऑलरेडी मैंने उसको अपलोड भी किया हुआ है, जो थोड़ा सा आपसे ऊपर निकलेगा अभी। ठीक है। तो जब आप टीचिंग मैथडोलॉजी में पहुंचेंगे तो आपको क्या करना होगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही बातें बतानी होगी जो आपसे कह रहा हूँ। और थर्ड फेज होगा टीच हाउ टू टीच। उनको अब आप तैयार इस प्रकार से करेंगे ताकि वो आगे लोगों को तैयार कर सकें। ये हमारे देश की गुरुकुल पद्धति थी। आपने स्कूल में क्या पढ़ाई की और क्या नहीं की, आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के बाद। क्या पूछेंगे, कितने मार्क्स आए आपके। इज इट। अब आपने नकल नुकल चला के नंबर तो ले आए, बट आपको पता है कितनी पढ़ाई आपने की है। मान लीजिए आपके भी 90% है और एक नकलची बंदों के भी 90% है। आप कैसे जज कर सकते हो उसने नकल किया और आप अकल से पढ़ाई की है आपने। हाउ। कैसे पता करोगे कि उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से पढ़ाई किया या बहुत गंभीरता से नकल चलाई है। उत्तर दे इसका। सर जो आंसर शीट्स होगी उसके बेसिस पे तो कुछ नहीं कह सकते। मैं भी वो जिसने नकल रिजल्ट की आ है। चुका है, बच्चे पास हो चुके, सबको मार्कशीट मिल चुकी है, आप बताओ ना। हाँ। कोई और भी प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू अपन जान सकते हैं। अब मैं अपने बारे में पूछता, मैंने अपनी इतनी बड़ी एजुकेशन कंप्लीट की है, आपको लगता है मैं नकल कभी की होगी। नहीं सर। भयानक। ये है। और करवाई भी है। हम तो शीट एक्सचेंज करते थे, ना तो अपनी शीट तो लिखते थे देख। ऊपर नहीं कहता हूँ, तो बहुत नकल चलाई है हम लोगों ने, लेकिन मैंने 30% की है और 70% करवाई है। नकल का स्वाद ही अलग होता है। कॉपी से टेपो तो बड़ा मजा आता है, कितना अरे यार मजा आ गया, खुशी मिलती है। पकड़ा गया हूं मैं, मेन फाइनल एग्जामिनेशन में कमेटी के द्वारा पकड़ा भी गया हूँ। इस लेवल की नकल की है, बहुत बड़े धुरंधर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन निकलना भी आया हमको, निकल भी गए हैं। तो आपको ये पता करना है सामने वाला व्यक्ति ने नकल से पढ़ाई की कि अपनी अकल का उपयोग किया है। कैसे पता करेंगे। फंसा दिया। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे, पलक, जिसका उत्तर आपको ढूंढना है। तो कानून व्यवस्था वाला है। आपने बताया, वो संविधान और कानून व्यवस्था वाला पहला क्वेश्चन। यस। लिखा नहीं है आपने पलक, ध्यान रखना।
अगर आपके ये एटीट्यूड बना रहेगा, मैं आपको अभी से ही एडवांस में बधाई दे देता हूँ कि आप ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाओगे ढंग से। मेडिकल बहुत दूर की चीज है। ये प्रैक्टिकल कह रहा बात आपसे मैं। इतना अटेंटिव होना पड़ता है इस प्रोफेशन के अंदर, विशेष तौर पे मेडिकल के अंदर। एक से बढ़कर एक खड़ूस डॉक्टर मिलेंगे पढ़ाने वाले आपको, एक से बढ़कर एक खड़ूस। बुढ़े बुढ़े हो चुके हैं, आता कुछ नहीं है, और ऐसे बोलेंगे बहुत बड़े तीरंदाज हैं वो। "Hey, stupid bat, तुम्हें ये नहीं पता क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? What the bloody hell you are doing?" पागल। और जो यंग पीपल होते हैं, उनकी तो इतनी बुरी तरह लेते हैं ये लोग। डॉक्टर्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि चपरासी आ गया, वो आ गया उनके सामने। पर सीखना पड़ता है उनके साथ, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत होता है उनके पास। जैसे एक पुलिस वाला होता है ना, सामने शक्ल देख के बताता है कि ये डकैत है, चोर है, क्या, बस शक्ल देख के बता देंगे। बहुत एक्सपीरियंस, लेकिन उनका तरीका बहुत रिजिड होता है, बहुत रिजिड होता है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उनके बीच में रह चुका हूँ। हम्म। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली डॉक्टरी नहीं है कि बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। हाँ, प्रेम से। ना ना ना, वो नहीं है। टफेस्ट प्रोफेशन क्यों मानते हैं इसको एजुकेशन का? मेडिकल। 5 साल नहीं, आपको कम से कम शुरू के 8 साल रगड़ना पड़ता है अपने आप को। 5 साल तो पढ़ाई करते हैं, 3 साल आगे प्रोफेशन रगड़ते हैं, बहुत रगड़ते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एज ए डॉक्टर? आपके सामने कौन आएगा? कौन आएगा आपके सामने बेटा? पेशेंट। आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मतलब सोचिए, कल से अगली बार से मैं नहीं आने वाली, बहुत हो गया, अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। बता दिया, मौसी ने बता दिया। अ डॉक्टर मस्ट बी हैविंग पेशेंस। धैर्य होना चाहिए। और पेशेंट कौन है? हु इज अ पेशेंट? जिसको हम हिंदी में रोगी कहते हैं। कौन है रोगी? रोगी वो होता है जो डिजीज से प्रभावित है। डिजीज क्या? जो अंदर से इजीनेस खो चुका है, जो धैर्य खो चुका है। आपको उसको धैर्य देना है। ये होता है एक चिकित्सक और एक रोगी के बीच का संबंध। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे मेडिकल में आपको। दिन आएगा, इसलिए वो दिखा रहा है एमबीबीएस के अंदर, आपकी बेटी आपके सामने, हाथ कांप गए। प्रैक्टिकल बात, पेशेंट इज ए पेशेंट ना, ऐसा नहीं होता प्रोफेशन। जितना हाई लेवल का एजुकेशनल लेवल होता है, उतने खड़ूस आपको प्रोफेसर मिलते हैं। आपके पेशेंस को चेक करते हैं, कितना पेशेंस है सीखने का आपके अंदर। यू शुड बी वेरी वेरी लाइट वाइल लर्निंग। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हमेशा आपका पेन चलते रहना चाहिए, हमेशा पेन चलते रहना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ से मिल जाए नहीं पता। ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। ये मत सोचो कि मैं आपको यही चीजें बोल बोल के बार बार टॉर्चर को, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा उद्देश्य ही नहीं। आपके अंदर छिपे हुए एक्चुअल पर्सनालिटी को पुल करके बाहर निकालना है। केशव, मान के चलो आपके पास एक कोई भी कंटेनर है, वो यहाँ तक ऊपर मिट्टी से भरा हुआ है, टॉप लेवल। आपको मिट्टी को दबाना है बिना प्रेशर दिए, कैसे करोगे? बिना प्रेशर की मिट्टी को और दबाना है। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डालना। उसमें सिर्फ पानी डाल देते हैं। हम्म, पलक। आप बताओ पलक।
पता ही नहीं। फंस गई पलक, अब नहीं आएंगे दोबारा, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। बता पलक। बिना प्रेशर दिए पानी को आपको, सॉरी वो मिट्टी को डाउन करना है। कैसे करना? कोई बात नहीं, जो अभी केशव ने कहा वही करेंगे। हाँ। उसमें पानी के छींटे मारेंगे पहले तो। उड़नी भी नहीं चाहिए मिट्टी, धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी और मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के जो एटम्स होते हैं छोटे, उसमें गैप बहुत होता है। जब हम डालते हैं पानी तो गैप खत्म होना शुरू हो जाता है, वो चिपकने शुरू हो जाते हैं, वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फर्क समझ आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ? नहीं आ रहा गुस्सा। गुस्सा नहीं आ रहा? आना चाहिए ना, कहाँ फंसा दिया। क्योंकि आज तक आपको मेरे जैसा खड़ूस टीचर नहीं मिला ना, पढ़ाने वाला। खड़ूस नहीं। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, ये मैंने क्यों पूछा, व्हाट इज वाटर, मैंने मिट्टी का एग्जांपल क्यों दिया? आपकी जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब आप डालते हो पानी तो उसको आप थामते हो, दबाते हो। जैसे कि एयर और फायर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, वैसे ही अर्थ एंड वाटर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये है लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। यही चीज धीरे धीरे आपके ब्रेन को डेवलप करेगा। फिर हो गया आपको? तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका। अब कैसे मैं आपके आपके ऊपर आता वापस पॉइंट के ऊपर। आपने मुझे डीएस का एक छोटा सा वो लिख कर दे दिया कि ये डीएस है, तो मैं भी जानता हूँ डीएस है। आपने कहा जी बैक एंड फ्रंट एंड ये क्या, क्या है वो तो आपने आउटलुक लिख कर दे दिया। जैसे आपका बीसीए में आपने क्या पढ़ा था, बीसीए में तीन तरीके से पढ़ाई की थी आपने। एक था सिस्टम लेवल पर, एक था कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, और एक था टेक्निकल लेवल पर। तो जो आपका सिस्टम ओरिएंटेड एजुकेशन थी, उसमें क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आपने पढ़ा हाउ योर सिस्टम वर्क्स, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग क्या है, ये सब पढ़ा आपने। सिस्टम किस प्रकार से आपका काम कर रहा है। उसके बाद आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, इसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। क्लियर? जब आप पहुंचे टेक्निकल लेवल पर, तो कॉन्सेप्ट को उपयोग कैसे करना होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है वास्तव में, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो सर डेफिनेशन मत देना जो कि आपको किताब में लिखी हुई होती है। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, सर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कोई एप्लीकेशन यूज करनी है एंड नहीं नहीं, मुझे उसका एक किसी तरीके से एप्लीकेशन से मीडिएटर। मतलब नहीं है। ओके। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे उसने नहीं पूछा सीरियस में, व्हाट इज मशीन। उसने कितना अच्छा उसका उत्तर दिया, जो आपको इजीनेस बना के दे सके। So, sir, operating system is a mediator between system hardware and the user. बच्चे वाले डेफिनेशन। Sir, easy definition. Sir. Yeah.
इजीएस्ट डेफिनेशन ये हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट मेक एन एनवायरमेंट और कंफर्टेबल एनवायरमेंट विद योर हार्डवेयर टू यूज। हम्म। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने बुक कौन सी पढ़ी थी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में? बुक याद है? नो सर, क्या? नवाते, गैल्विन। गेलविन, हाँ। आपने अभी भी इसे कंप्लीट किया, मुझे जमाना भी दिया पढ़े हुए। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, गैल्विन आती है, उसमें हम्म। पीटरसन आती है नेटवर्किंग के अंदर। हाँ बेटा, इसका एक सेकंड, बात समझ में आई आपको? तो हर चीज को आपको इन डेप्थ जाकर इजीएस्ट मेथड निकालना है। तो अभी आप जो मुझे आपने कोर्स शेयर किया है मेरे से, अब आपको करना क्या चाहिए जानते हो? जब आप बीसीए कर रहे थे या जब ये ट्वेल्थ पढ़ रही थी, तब तक पढ़ लिया एग्जाम के लिए। अब उसको रीओपन करना है, और रीओपन के क्या करना है? दोबारा पढ़ना है, क्योंकि तब आपके ऊपर एक प्रेशर था एग्जाम क्वालिफाई करने का। अब कोई प्रेशर तो है नहीं। अब विदाउट प्रेशर आप एक बार कंप्लीट 11th और 12th को, मैं पलक आपसे कह रहा हूँ, रिवाइज करिए समय में। और ये नहीं सब सब्जेक्ट को पढ़िए, वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। अगर आपने एक बार अभी पढ़ लोगे ना, तो भविष्य में कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने खाली समय का उपयोग करना सीखो। अच्छा, हम सांस लेते हैं ना, आज आप शेयर करता हूं, हम सांस लेते हैं रेगुलर, क्यों लेते हैं? हम हर समय सांस क्यों लेते हैं? बताओ केशव। सर हर समय क्यों ले? क्योंकि सर ये श्वसन क्रिया है ये, और तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। क्यों होता ऑटोमेटिक? कि सर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो सांस लेता रहता है लेते जीने के लिए। कभी आपने सोचा ही नहीं हम सांस क्यों लेते हैं? सर आज कल कल की बात है, मैंने सर ये सोचा कि मैंने कहा सर अपन सांस रोक के तो सोचना पड़ता है कि रोक ली, बट लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक अपन लेते रहते जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में था, एमसीए सेकंड सेमेस्टर, सुनना पड़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? तो एमसीए कर रहा था मैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा पढ़ क्या रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम कर क्या रहे हैं। तो हम लोग कर रहे थे एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जिस कॉलेज से मैंने किया है वो देश के टॉप कॉलेजेस में से एक है, एनआईटी। आईआईटी लखनऊ। अब तो खैर बहुत कॉलेज बन चुका है, तो पूरा वो हब बन चुका है ना, वो तो यूपी हाँ। टेक का हब वही है इस समय, हमने वहां से किया है। एनआईटी तो एक संस्था बना दी गई ना टोटल, टॉप लेवल की। तो उस समय ये कुछ नहीं था, आईआईटी था या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, तो ये एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो वहां से किया था भाई। उस समय का सिनेरियो था, वो अपना कंपटीशन दिया, नाम आया, कर लिया। इतने विकल्प भी नहीं थे कि प्राइवेट में जाके थे हम लोग, मेहनत कुछ था ही नहीं था, प्राइवेट का स्कोप ही नहीं था उस समय। हाँ, पुणे बेंगलोर थे, तब एमसी थी नहीं, वहाँ पे एमसी नया नया कोर्स था उस समय। तो हम कर क्या रहे हैं? तो गया सीनियर्स के पास, सर ये क्या होता है?
मास्टर्स इन कंप्यूटर, इसमें क्या करते हैं इसमें? हम एप्लीकेशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर की। खुद क्या कर रहा है? खुद क्या कर रहा था? चाय पी रहा था, ढाबे पर चाय पी रहे थे। एप्लीकेशन बनाते हैं सर, कैसे बनती है? अरे दिमाग मत खा यार, जा यहाँ से, दिमाग मत खा, जा यहाँ से। ठीक है जी। हमारे साथ इंजीनियर्स भी थे, बीटेक लोग भी जो है वो भी थे। उनसे पूछा भाई ये क्या होता है, बीटेक क्या होता है? अरे इंजीनियरिंग होती है। अरे इंजीनियरिंग क्या होती है तो बता दो। नहीं पता। मतलब वो स्टूडेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया में करीब उस समय भी 10-12 लाख बच्चे बैठते थे, उनमें टॉप लेवल के बच्चे जो टॉप 200-300 थे, वो बच्चे वहां पर आते थे, उनको नहीं पता। मतलब क्रीमी स्टूडेंट्स को भी वहां पर केवल ऐश करने का, भाई मौज लो। हम लोग 2 बजे उठते थे रात को, चाय पीने जा रहे ढाबे पर, क्योंकि हमारा कॉलेज, हमारा जो कॉलेज था वो हाईवे के बगल में था। 24 आवर ढाबे चलते थे। हम्म। रात को 2 बजे पराठे खाने जा रहे हैं हाईवे के ऊपर मजे लेने के लिए। तो एक फन अलग होता है, बट क्या है, व्हाट इज दिस? तो घूमते घूमते क्वेश्चन आया कि हु आई एम, मैं कौन हूं? दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने अपने रिसर्च की शुरुआत की। हु आई एम, समझे क्वेश्चन? तो जब तक आप उस रूट कॉज पर नहीं पहुंचोगे जो आपको निकालना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैंने अपने रिसर्च को हु आई एम से एक शेप दी इन द ईयर 2010। उससे पहले मैं काम करता था, बट एक शेप नहीं मिल रही थी, तो मैं टाइम मशीन पे काम कर रहा हूँ। और टाइम मशीन एक सामान्य तौर पे क्या कहती है कि भूत भविष्य वर्तमान को देखना नहीं। टाइम मशीन एक एलिमेंटल मशीन है, जिसके पास हर एक प्रश्न का उत्तर है। मैंने बकायदा इस पे कई पेज लिखे हुए हैं। फ्यूचर में इसको मैं अपलोड भी करूंगा नेट के ऊपर। बट यहाँ पर आपको ये नहीं बताना मैंने कि उसमें क्या है। टॉपिक कहाँ पर था मेरा अभी? हम जो पढ़ रहे हैं, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते हैं, उसका टेस्ट मिलता है तब जब उसको हम अप्लाई करते हैं। यदि आप अप्लाई करने में सक्षम हो जाते हैं, आप ये मान के चलिए कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको मैं 2 होमवर्क दे रखे हैं। कौन कौन से 2 होमवर्क हैं? पलक बताओ, होमवर्क कौन कौन से दो? मैं मंडे मिलूंगा अब आपको आज के बाद। टेल मी द 2 होमवर्क। आपको एक अन्य, तो मोबाइल के फीचर्स के बारे में लिखने वो तो वाला। बहुत पुराना हो चुका है, वो तो बहुत पुराना है। आज का नहीं, मैं आज का पूछ रहा हूँ। आज का बेसिक डिफरेंस संविधान में और जुडिशियल सिस्टम में। दूसरा, दूसरा, दूसरा पता नहीं। आप बताओ केशव। आई गेस हम सांस क्यों लेते हाँ जी। हम सांस क्यों लेते हम सांस क्यों लेते हैं? ये क्वेश्चन नहीं, ये तो बस आंसर दूंगा मैं भी आपको। मैं एक और दिया था आपको असाइनमेंट, चेक करो। नहीं सर। यही था, और कुछ नहीं। इसी का आंसर निकालो, चलो छोड़ो, इसी का आंसर निकालो। ओनली दिस वन। ठीक है। मंडे सेम टाइम मिलेंगे शाम को हम लोग। ठीक है पलक, आना जरूर, भागना नहीं। हाँ सर। चलो ओके, टेक तो केयर सर बेटा। मुझे एक बार आप एक चीज समझाइए ना हाँ। कि मैं मतलब जो आप मुझे बता रहे थे कि जो करिकुलम सिलेबस है वो मतलब किस वे में मतलब पूछना है या फिर मुझे खुद से कैसे निकालना है या फिर। अरे बीसीए पढ़ाई की थी ना आपने, जी वहां जी। पे आपको टॉपिक मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसका को कंटेंट क्या है, क्या पढ़ना हो इसके अंदर आप? ओके। अब बैकएंड में क्या पढ़ना चाहते हो? डेटा माइनिंग है, डेटा वेयर हाउसिंग है, डेटा स्ट्रीमिंग है, डेटा स्टोरेज, क्या पढ़ना चाहते हो उसके अंदर?
डेटा माइनिंग में क्या क्या पड़े, टूल्स कौन से आपको बताएंगे, एक डिटेल आपके पास हम्म। होना चाहिए। अच्छा, कौन से टूल्स पे, फिर कौन से फ्रेमवर्क्स पे काम टूल होगा वहाँ मतलब थोड़ा सा बताइए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट कितना है और टेक्निकल पार्ट कितना है, क्योंकि मैं अभी आपके थ्रू एक बहुत बड़ी टीम डेवलप करना चाहता हूँ, आपके ही वहीं के बच्चों की। ठीक है, इसकी मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको नेक्स्ट वीक में, कैसे हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन है मेरे को फोन कर लेना। ठीक है, ओके बेटा।